नमस्कार, न्यूज इंडिया देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा मोहन पांडे। देवभूमि की तमाम खबरों का रुख करेंगे और शुरुआत मुख्यमंत्री की खबर के साथ। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी उत्तरकाशी पहुंचे हुए हैं, जहां उन्होंने रोड शो किया। बड़ी तादाद में लोग यहां सीएम के स्वागत के लिए बस अड्डे पर पहुंचे हुए थे। सीएम ने रोड शो के दौरान स्वागत के लिए खड़े लोगों पर फूलों की बारिश करी और इस दौरान महिलाओं ने स्वागत कलश यात्रा भी निकाली है। सीएम धामी उत्तरकाशी में दीदी भूली महोत्सव का शुभारंभ करते नजर आए, साथ ही अलग अलग विकास कार्यों का शिलान्यास और लोकार्पण भी किया। तो वहीं रामलीला मैदान में आयोजित दीदी भूली महोत्सव में सीएम धामी ने जनसभा को संबोधित किया है। उन्होंने कहा, हमने विधानसभा में विधेयक लाकर ये सुनिश्चित कर दिया कि हमारे राज्य में जितनी भी सरकारी नौकरियां निकलेंगी उसमें माताओं और बहनों को 30% आरक्षण मिलेगा। हम उन सभी योजनाओं को अमल में लाएंगे जिससे माताओं बहनों के आगे बढ़ने का रास्ता प्रशस्त हो। बनने की ओर आगे बढ़ रही हैं। उत्तराखंड में भी हमारी बहनें स्वयं सहायता समूह में प्रत्येक क्षेत्र में आज बहुत अच्छे काम उन्होंने किए हैं, जिसका जीता जागता उदाहरण आज के आपके द्वारा लगाई गई यहाँ पर प्रदर्शनी है, यहाँ के स्टॉल हैं। महिलाओं में स्वरोजगार का दायरा बढ़ाने तथा जो आत्मनिर्भर भारत का संकल्प है उसमें अधिक से अधिक महिलाओं की भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए जो हमारे प्रधानमंत्री जी ने, आदरणीय मोदी जी ने जो स्वतंत्र भारत में पहली बार जो प्रयास किए हैं या जो मातृशक्ति को आगे बढ़ाने के लिए चाहे संसद के अंदर नारी शक्ति बंधन अधिनियम पास किया हो, यह अपने आप में अभूतपूर्व है। भूतो न भविष्यति, हमारी माताओं बहनों को आगे लाने के लिए जो काम उनके द्वारा किए। तो चलिए इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए अनुज अवस्थी हमारे साथ में जुड़े हुए हैं। अनुज, धाकड़ धामी जहां भी जाते हैं उनकी गूंज सुनाई देती है। दीदी भूली महोत्सव में पहुंचे थे, तमाम दर्शकों को सबसे पहले तो ये क्लियर कर दीजिए कि दीदी भूली महोत्सव एग्जैक्टली क्या है। बिल्कुल, जिस तरीके से मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की एक अलग पहल दिखाई देती है, जहां भी जाते हैं अपनी छटा छोड़ते हैं, अपनी अलौकिक चीजें छोड़ते हैं, तो उसी तरीके से आज उत्तरकाशी मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का उत्तरकाशी दौरा था, जहां पे दीदी भूली महोत्सव में उन्होंने शिरकत करी। एक्चुअली पूजा आपको बता दो कि दीदी भूली महोत्सव, चूंकि भूली जो है यहाँ पे छोटी बहन को बोला जाता है, तो उत्तराखंड की जो लैंग्वेज की अगर बात करें तो यहाँ पे भूली को छोटी बहन बोला जाता है। तो उसी को लेकर के जो हमारी माताएं और बहनें हैं उनकी माफ कीजिएगा, उनकी जो महोत्सव है उसमें उन्होंने शिरकत करी। साथ ही साथ उन्होंने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के तहत वहां पे योजनाओं का शिलान्यास भी किया। साथ साथ वहां की जो उनकी छोटी बहनें हैं उनको जो केंद्र सरकार की जो योजनाएं हैं उनसे उनको कितना लाभ मिल रहा है इसको लेकर के भी उन्होंने संबोधित भी किया। जी बिल्कुल, बहुत शुक्रिया अनुज हमारे साथ जुड़ने के लिए, अहम जानकारी साझा करने के लिए। तो अनुज जुड़े हमारे साथ में, जिन्होंने साफ तौर पर बताया कि किस तरीके से दीदी भूली महोत्सव में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी पहुंचे हुए थे। देहरादून से बड़ी खबर आपको बताएंगे। लोकसभा चुनावों को लेकर के तैयारियां तेज हो गई हैं। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने अहम बैठक बुलाई है। बैठक में शामिल हुए हैं महेंद्र भट्ट, पूर्व सीएम और सांसद बैठक का हिस्सा थे। सीएम धामी ने ऐलान किया है कि अयोध्या में उत्तराखंड गेस्ट हाउस बनेगा। उत्तराखंड के लोगों को सुविधा दी जाएगी। उत्तराखंड के लोग राम भक्त हैं। देखिए, देवभूमि की राम भक्ति को आप सिर्फ एक त्योहार के माध्यम से समझ सकते हैं। इगास जो महोत्सव है, असल में उसे बूढ़ी दिवाली कहते हैं और कहते हैं कि राम जी जब अयोध्या वापस आए तो ये खबर पहाड़ पर देर से पहुंची, इसलिए जिस दिन ये खबर पहुंची उसी दिन देवभूमि ने, पहाड़ी प्रदेश ने, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड दोनों ने दिवाली मनाई थी। इसलिए हिमाचल और उत्तराखंड दोनों जगहों पर इगास का पर्व मनाया जाता है। देवभूमि की राम भक्ति को इसी से आप समझ सकते हैं। देखिए, भगवान राम हमारे आराध्य देव हैं और उत्तराखंड के लोग सभी राम भक्त हैं, राज भक्त हैं और इतना बड़ा भव्य और दिव्य भगवान राम का मंदिर, भगवान रामलला वहाँ विराजमान हो रहे हैं। हमारे प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में 22 जनवरी को पूरी प्राण प्रतिष्ठा वहाँ हो रही है।
तो उत्तराखंड के लोगों का भी लगातार वहाँ आगमन जाना रहेगा, आना जाना रहेगा। इसलिए हमने उत्तर प्रदेश की सरकार से अनुरोध किया था। माननीय योगी आदित्यनाथ जी का भी मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ कि हमको वहाँ पर ज़मीन उपलब्ध हो गई है। सारी औपचारिकताएं हम पूरी कर रहे हैं। जल्दी वहाँ पर एक अच्छा उत्तराखंड के लोगों के लिए एक गेस्ट हाउस वहाँ पर बन जाएगा और हम लोग भगवान रामलला के दर्शन कर पाएंगे। उत्तराखंड में भी अब आगामी लोकसभा चुनाव की तैयारियां तेज हो गई हैं। राजधानी देहरादून की बात करेंगे, जहां पर बीजेपी ने लोकसभा की तैयारियों को देखते हुए लोकसभा योजना बैठक का आयोजन किया। इस बैठक में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, बीजेपी के प्रदेश प्रभारी दुष्यंत गौतम, प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट, सभी सांसद, पूर्व मुख्यमंत्री समेत पार्टी के आला अधिकारी मौजूद रहे। इस बैठक में लोकसभा चुनावों को लेकर रणनीति पर चर्चा हुई है। बैठक में पार्टी के 7 मोर्चों को दिशा निर्देश दिए गए। साथ ही साथ मोर्चों को 5 लोकसभा सीटों को भारी बहुमत के साथ जीतने का लक्ष्य भी दिया गया है। 7 मोर्चे हैं, 7 मोर्चों की अलग अलग भूमिका है। अनुजाति मोर्चा है, वह अनुजाति वर्ग में जाएगा, एसटी में जाएगा, महिला सामूहिक महिलाओं की चिंता करेगा, युवा की चिंता करेगा। ये सब प्रकार 7 प्रकार के मोर्चे हैं। सभी अपने अपने अभियान को लेके गति देंगे और सभी ने ही अभी से लेकर मार्च तक का अपना प्रोग्राम बनाकर पेश किया गया है और उनको बताया गया है। और हर मोर्चे के अपने अलग अलग प्रोग्राम होंगे। उसके साथ साथ हमारे अंतिम बूथ तक हमारी गतिविधि हर मोर्चे की पहुंच जाए, इसकी चिंता है और संगठन भी उसमें पहुंचेगा। देखिए, पार्टी के कार्यक्रम का पूरा मूल्यांकन हुआ है और अनेकों कार्यक्रम जो तय होते हैं उनको सांसदों ने मंत्रियों को सुझाव दिए हैं। मुख्य रूप से हम लोग पिछली बार से अधिक मतों से लोकसभा चुनाव को जीते, इस दृष्टिकोण से हमारी पूरी रचना बनी है। पूरे मार्च तक के कार्यक्रम हमने श्रृंखला तय किया है, मोर्चों को काम दिए हैं। हर मोर्चा अपने अपने क्षेत्र में अधिकतम लोगों को जोड़े, नए दलों के लोगों के लिए हमने दरवाजे खोले, बड़ी संख्या लोग आ रहे हैं और क्योंकि उत्तराखंड राज्य भाजपामय हो, इस भाव के साथ हमारे आगामी दिनों के सारे कार्यक्रम रहने वाले हैं। हरिद्वार पुनर्विकास परियोजना में चयनित कंसल्टेंट फर्म के लिए सीसीआर भवन में कार्यालय स्थापित करने की स्वीकृति मिल गई है। यहां पर बैठक का हरिद्वार ऋषिकेश कॉरिडोर के मास्टर प्लान बनाने का काम फर्म आज से शुरू होगा। जिलाधिकारी ने इसकी अनुमति शनिवार देर शाम को दे दी थी। उन्होंने हरिद्वार रुड़की विकास प्राधिकरण को भी मुख्यमंत्री के इस ड्रीम प्रोजेक्ट पर जल्द काम शुरू करने के निर्देश दिए हैं। आपको बताते चले कि सीएम पुष्कर सिंह धामी के ड्रीम प्रोजेक्ट में हरिद्वार पुनर्विकास परियोजना और ऋषिकेश पुनर्विकास परियोजना के लिए निविदा के जरिए मास्टर प्लान तैयार करने के निर्देश शहरी विकास मंत्रालय ने दिए थे। देश में होने वाले लोकसभा चुनावों को लेकर के सभी पार्टियों ने अपनी कमर कस ली है। जहां उत्तराखंड बीजेपी में लगातार बैठकों का दौर चल रहा है, तो वहीं अब कांग्रेस ने 5 लोकसभा सीटों पर अपने क्षेत्रवार कोऑर्डिनेटर्स की नियुक्ति की है। कांग्रेस ने टेहरी से मंत्री प्रसाद मैथानी, पौड़ी गढ़वाल से विक्रम नेगी, अल्मोड़ा संसदीय सीट पर डॉक्टर जीत सिंह नैनीताल और उधम सिंह नगर सीट पर गोविंद सिंह कुंजवाल और हरिद्वार संसदीय क्षेत्र से गणेश गोंदियाल को कोऑर्डिनेटर नियुक्त कर दिया है। तो वहीं बीजेपी प्रदेश प्रवक्ता वीरेंद्र विष्ट ने कांग्रेस की ओर से कोऑर्डिनेटर्स नियुक्ति पर तंज कसते हुए कहा, कांग्रेस अब चुनावी मोड में दिखाई दे रही है। इससे पहले उसका कोई भी संगठनात्मक गतिविधियों में कोई दिलचस्पी देखने को अभी तक नहीं मिली थी। भगवानपुर विधानसभा क्षेत्र के मोहितपुर गांव में एक इंटरलॉकिंग टाइल सड़क का भगवानपुर विधायक ममता राकेश ने उद्घाटन किया। इस दौरान उन्होंने बताया कि मोहितपुर के किसानों को खेतों में जाने के लिए काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा था, जिसके लिए ग्रामीणों ने उनको बताया था। इसके लिए उन्होंने जिला पंचायत अध्यक्ष को जिला योजना से बनने के लिए प्रस्ताव किया था, जिस पर काम चल रहा है। साथ ही उन्होंने बताया कि ये सड़क मोहितपुर से दौड़ बसी तक बनाई जाएगी। जिला योजना से बनने के बाद जितना मार्ग बचेगा उसको विधायक निधि के ओर से पूरा किया जाएगा। मोहितपुर
रोड बस ही रास्ते पर खड़े हुए हैं। ये हमारे किसान भाइयों का रास्ता है। हमारे सभी किसान साथी अख्तर नंबरदार से लेके दौड़ बसी के रास्ते की तरफ बहुत सारे किसान साथियों के यहाँ खेत हैं, जिन्हें अपने खेत तक जाने में, फसल का काम करने में काफ़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता था। और इस बार तो अतिवृष्टि के कारण खेतों का रास्ता ही समाप्त हो गया था। तो इनकी समस्याओं को सुनकर के हमने जिला योजना में ये प्रस्ताव भेजा था, जहाँ से स्वीकृति मिल गई थी और 18 लाख रुपए की लागत से ये हरिद्वार से बड़ी खबर सामने आ रही है। खुले में शराब पीना अब भारी पड़ सकता है। शराब पीने वालों के खिलाफ अभियान जारी किया गया है। सार्वजनिक स्थानों पर शराब पी रहे थे 6 लोगों के खिलाफ पुलिस की कार्रवाई। पुलिस ने 6 लोगों का चालान किया है। तो ये बेहद बड़ी अपडेट आपको बता रहे हैं। खुले में शराब पीने वालों के खिलाफ अभियान। 6 लोगों के खिलाफ पुलिस ने कार्रवाई करते हुए चालान भी काटा है। अगर आप देवभूमि में हैं या देवभूमि जाना चाहते हैं तो ये खबर आपके लिए है। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए संजय पुंडीर का रुख करेंगे। संवाददाता सहयोगी ग्राउंड जीरो से जुड़े हमारे साथ में। संजय, देवभूमि अब वाकई में देवभूमि होने की तरफ अग्रसर हो रही है, क्योंकि देखिए शराब को लेकर जिस तरीके के प्रतिबंध पहले से सरकार की ओर से जारी किए गए, उनका सख्ती से पालन अब शुरू हो गया है। 6 लोगों का चालान हुआ है। देखिए, उत्तराखंड सरकार नशे के खिलाफ एक विशेष अभियान चला रही है। यही वजह है कि लगातार उत्तराखंड पुलिस एक के बाद एक ताबड़तोड़ कार्रवाई कर रही है। ताजा मामला हरिद्वार का है, जहां रानीपुर कोतवाली क्षेत्र में बीते लंबे समय से इस तरह की सूचना मिल रही थी कि जो सार्वजनिक स्थान, वहां पर भी जो लोग हैं, बाहर से आए लोग हैं और वहां के स्थानीय लोग हैं, वो लगातार वहां खुले में शराब का सेवन कर रहे थे। इसी को देखते हुए रानीपुर की जो पुलिस है वहां ताबड़तोड़ कार्रवाई की है। हालांकि इस दौरान करीब 6 लोगों के चालान भी किए गए हैं और जो लोग अपने पास बिठा रहे थे, यानी जिनके स्थानों पर शराब पिलाई जा रही थी, की जाएगी। बिल्कुल संजय, देखिए ग्राउंड पर एक्टिवनेस नजर आ रही है प्रशासन के। क्या ये अभियान आगे भी लगातार जारी रहेगा? अब बिल्कुल लगातार अगर बात की जाए तो इस तरह के अभियान समय समय पर चलाए जाते हैं। खासकर अगर उत्तराखंड में की बात की जाए तो हरिद्वार एक आस्था की नगरी है और यहाँ की जो मान मर्यादा को ठेस पहुंचाता है, उसके खिलाफ लगातार ही कार्रवाई देखने को मिलती है। और हम लगातार देख रहे हैं कि उत्तराखंड पुलिस ऐसे स्थानों पर लगातार ताबड़तोड़ छापेमारी करती है, जहां से लगातार इस तरह की सूचनाएं मिलती है कि जो मान मर्यादाओं को ठेस पहुंचाता है। खासकर जो हरिद्वार का ड्राई एरिया है, वहां पर तो प्रतिबंध बिल्कुल लगाया गया है। इसके अलावा पुलिस का जो अभियान है वो लगातार जारी रहेगा। जी बिल्कुल, बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, अहम जानकारी साझा करने के लिए। हल्द्वानी में पुलिस ने नए साल के मौके पर 266 मोबाइल रिकवर करते हुए उनके स्वामियों के चेहरे पर मुस्कान लौटा दी है। नैनीताल पुलिस ने 44,91,000 कीमत के 266 मोबाइल रिकवर किए हैं। सर्विलांस के जरिए उत्तर प्रदेश, बिहार, दिल्ली, जम्मू कश्मीर, मध्य प्रदेश, झारखंड, पश्चिम बंगाल, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड के कई जिलों से कुल 266 मोबाइल फोन ऐप की टीम ने बरामद किए हैं। आपको बता दें कि एसएसपी नैनीताल ने शिकायतकर्ताओं को उनके मोबाइल फोन वापस किए। एसएसपी नैनीताल ने इस सराहनीय काम के लिए पुलिस टीम को 25,000 रुपए का इनाम की भी घोषणा कर दी गई है। मेरा फ़ोन 5-6 महीने पहले खोया था, जो कि मैंने यहाँ पर कंप्लेंट करवाई थी। कंप्लेंट कराने के बाद उन्होंने मुझे 5-6 महीने बाद मुझे फ़ोन मिला है और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। तो मैं यहाँ से नैनीताल उत्तराखंड पुलिस वालों को दिल से थैंक यू करना। मेरा फ़ोन आईफोन है और कॉस्ट ऐसी है 39,000 के आसपास का फ़ोन मिल गया है मेरा, तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, बस जिसकी मुझे उम्मीद बिल्कुल भी नहीं थी। वर्ष 2023 में हमारे द्वारा जो हमारी मोबाइल ऐप टीम है, इसके द्वारा 896 मोबाइल रिकवर किए गए हैं और इनकी कीमत लगभग 1,58,00,000 के आसपास है। आज जो पब्लिक वाले लोग थे उनको मोबाइल सुपुर्द किए गए हैं और इसमें हमारी एसओजी की टीम, साइबर सेल की टीम और जो मोबाइल ऐप टीम है उनके द्वारा काफ़ी अच्छा कार्य किया गया है। हमारा जनता से अनुरोध है कि अगर उनके मोबाइल कभी खो जाते हैं या चोरी हो जाते हैं तो तुरंत नज़दीकी पुलिस थाने में रिपोर्ट दर्ज कराए, ताकि ऐसी रिकवरी हम आगे भी कर सकें। चलिए ग्राउंड जीरो का रुख करते हैं। हमारे साथ में संजय पुंडीर संवाददाता सहयोगी जुड़े हुए हैं। संजय, नीले, पीले, हरे, गुलाबी मोबाइल और इनमें कुछ याद पुराने
और याद पुरानी देख करके जैसे चेहरे पर मुस्कान आती है, वैसे ही मुस्कान अपने फोन वापस पाकर के लोगों के चेहरे पर लौटी है। देखिए, लगातार हरिद्वार हो, हल्द्वानी हो या फिर नैनीताल हो, लगातार ही उत्तराखंड पुलिस ऐसा कार्य कर रही है, क्योंकि जिन लोगों के फोन खो जाते हैं या फिर चोरी हो जाते हैं, उन्हीं को देखते हुए लगातार जो पुलिस है वो कहीं ना कहीं साइबर सेल और जो टीमें हैं उन्हें लगा देती है। और हल्द्वानी की अगर बात की जाए तो यहाँ पर 200 से ज्यादा ऐसे फोन हैं जो या तो खो गए थे या चोरी हो गए थे। हालांकि कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि जनता को नए साल का तोहफा पुलिस ने दे दिया है। जी बिल्कुल। क्या ऐसे आगे भी लगातार अभियान चलाए जा रहे हैं संजय? क्योंकि लोगों के चेहरे पर खुशी लौटाना एक बड़ा काम होता है। देखिए, अगर उत्तराखंड पुलिस की बात की जाए तो समय समय पर इस तरह के अभियान चलाए जाते हैं, क्योंकि हम देखते हैं कि जो उत्तराखंड पुलिस का साइबर सेल है वो लगातार वहां पर पुलिस ने एक मोबाइल ऐप टीम बनाई है और उस टीम के माध्यम से उन सब लोगों के प्रार्थना पत्र दिए दिखाए जाते हैं, या तो जिनके मोबाइल खो जाते हैं या फिर चोरी हो जाते हैं। बीते दिनों हरिद्वार में भी करीब 45 लाख से ज्यादा के जो फोन है वो बरामद किए थे। यानी कह सकते हैं कि जिलेवार लगातार इस तरह के जो मोबाइल है वो बरामद किए जा रहे हैं और जनता की खुशियां लौटाई जा रही है। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया संजय हमारे साथ जुड़ने के लिए, अहम जानकारी साझा करने के लिए। देखिए, यूं तो ठंड से पूरा देश ठिठुर रहा है और कड़ाके की ठंड भी पड़ रही है, लेकिन जब हम देवभूमि उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश की बात करते हैं तो ठंड का प्रकोप यहाँ पर ज्यादा नजर आता है। लक्सर का जिक्र करेंगे, भीषण ठंड पड़ रही है, किसानों का हाल बेहाल है, ठंड से खेती बाड़ी का काम प्रभावित हो रहा है। मिल परिसर में अलाव की व्यवस्था न होने की वजह से किसान परेशान है। देखिए, ग्राउंड जीरो से हमारे सहयोगी जसवीर सिंह की ये खास रिपोर्ट। पूरे उत्तर भारत में कड़ाके की ठंड पड़ रही है। ठंड की मार देहात क्षेत्र के लोग ज़्यादा झेल रहे हैं। हम लक्सर में शुगर मिल यार्ड में मौजूद हैं। यहाँ देख सकते हैं किसान रात भर अपना गन्ना ट्रॉली में लाद करके शुगर मिल बेचने के लिए आते हैं, लेकिन अलाव की व्यवस्था न होने की वजह से वो ठंड से किस तरह परेशान है, इनसे बात करते हैं क्या क्या इंतजाम होने चाहिए और किस तरह की दिक्कतें इनके सामने आ रही हैं। आपका नाम क्या है जी? परम सिंह। परम सिंह, कौन से गाँव के किसान आप? लक्सर सेठपुर। लक्सर सेठपुर से। अच्छा, रात में ठंड काफ़ी हो रही है, बहुत ठंड हो रही है, तो किस तरह से झेल रहे हैं? बस क्या करें, मजबूरी है, झेलनी पड़ रही है। मजबूरी? कोई अलाव की व्यवस्था नहीं, लकड़ी जलाने? यहाँ तो कोई व्यवस्था नहीं है, बस सामने ही है, मिल के पास में ही है, लकड़ी जलाते हैं तो वहाँ पे। अच्छा, वहीं जलाते हैं, यहाँ कोई नहीं? यहाँ नहीं कोई। तो ये कह रहे हैं कि यहाँ कोई व्यवस्था नहीं है और रात भर एक क्रम चल रहा है और भी किसान है। आपका नाम क्या है? मोहम्मद जुनैद। जुनैद, कौन से गाँव से? सुल्तानपुर आदमपुर। आदमपुर। रोज गन्ना डालने आते हैं जी। क्या स्थिति है ठंड की? ठंड की तो बहुत ज़्यादा स्थिति खराब है सर। ऐसे तो पहले गन्ना छीलने में दिक्कत आ रही होगी जी पूरी। इस तरह मजदूर लगा रहे हैं? जी, मजदूर भी लगा रहे, खुद भी लग रहे, करना पड़ रहा काम। और दूसरी बात ये हो कि गन्ने का जो है मूल्य हरियाणा में क्या नाम 400 रुपये बता रहे हैं, यहाँ 355 ही, पर्ची भी रेट गेरगुन दे रहे। गन्ना तो घोषित मूल्य हुआ नहीं है जी। नहीं, फिर भी पहले करना चाहिए ना, टाइम से पहले करना चाहिए था जी, पता तो लगा चाहिए। बाद में हर बार की तरह करके इसी तरह फिर वही रेट दे देते हैं। जो ये कह रहे हैं कि ठंड से किसान परेशान हैं और सरकार ने गन्ना मूल्य भी घोषित नहीं किया, ये भी इनकी पीड़ा है। और भी यहाँ किसान हैं जो लाइन में लगे हुए हैं, यानी इनके जो वाहन है गन्नों से लदे, और आप देख सकते हैं कैमरे की नज़र से ये एक क्रम लगातार चल रहा है। एक किसान और इनसे बात करेंगे। आप कौन से गाँव किसान है जी? बहालपुरी। बहालपुरी। कितने किलोमीटर है यहाँ से? यहाँ से होगा करीब 12 किलोमीटर। 12 किलोमीटर। तो गन्ना लेकर आने में जो सर्दी जो ठंड का मुकाबला आप करें, किस तरह कर रहे हैं? बस जी ठंड में ही ला रहे गन्ना। तो अभी कितना टाइम हुआ होगा लगभग हो गया होगा करीब आधा घंटा यहाँ आए हुए? यहाँ नहीं, मतलब समय कितना हो रहा है? समय तो का तो नहीं पता, ये 1 बजे के करीब। 1 बज रहा है। हाँ जी। ठंड अभी भी बहुत है जी। तो यहाँ कोई व्यवस्था नहीं लकड़ी जलाने की? ना जी, कोई व्यवस्था नहीं। कोई व्यवस्था नहीं। किसान अपना गन्ना बेचने को मजबूर है। वजह है खेत खाली करने हैं, दूसरी फसल तैयार करनी है, फसल को बेचना है ताकि समय पर उन्हें पैसा मिल सके। लेकिन कुछ किसान कह रहे हैं कि कोई इंतजाम सर्दी से निपटने का नहीं किया गया, न प्रशासन की तरफ से न शुगर मिल की तरफ से। साथ में किसान ये भी आवाज़ उठा रहे हैं कि गन्ना मूल्य को लेकर के वो आशंकित हैं, क्या मूल्य तय होगा ये पता नहीं है, अभी तो उधार में बेच रहे हैं। हरियाणा की तर्ज पर गन्ना मूल्य घोषित हो ये मांग कर रहे हैं। देखने वाली बात है, आने वाले दिनों में ठंड और बढ़ेगी, किसान किस तरह से इस ठंड का मुकाबला करेंगे, या कोई व्यवस्था अलाव की हो पाएगी, कोई और इंतजाम हो पाएंगे, ये देखने वाला सवाल है, क्योंकि अभी तो कोई इंतजाम नहीं है। जसवीर सिंह, न्यूज़ इंडिया, लक्सर। रुड़की के विधानसभा झबरेड़ा क्षेत्र में 2.25 करोड़ की लागत से बनी सड़क का उद्घाटन हुआ। मौके पर विधानसभा से विधायक वीरेंद्र जाती मौजूद रहे।
उद्घाटन समारोह के दौरान ग्रामीणों ने फूल मालाओं और ढोल नगाड़ों से कांग्रेसी विधायक वीरेंद्र जाती का जोरदार स्वागत किया। आपको बताते चलें कि लाठरदेवा शेख से रुड़की रेलवे स्टेशन तक ये मार्ग लगभग पिछले 20 सालों से खस्ताहाल पड़ा हुआ था। इस मार्ग की वजह से लगभग 25 गांव की आबादी प्रभावित हो रही थी। लाठरदेवा शेख से लेकर के रुड़की रेलवे स्टेशन तक जो सड़क मार्ग है, आज इसका उद्घाटन का कार्यक्रम हम लोगों द्वारा रखा गया है। और आज इसके उद्घाटन का कार्यक्रम एक क्षेत्र के लिए एक बहुत ही खुशी का विषय है। ये सड़क मार्ग लगभग 20-25 गांव को, कस्बा झबरेड़ा को रुड़की की कनेक्टिविटी में सुगमता प्रदान करेगा। और यह सर्विस रोड जो है ये लगभग आज से 15 वर्ष पहले बना था, तब से ख़राब होते होते आज के समय में बड़ी ही जर्जर अवस्था में आ गया है। अब ये बनकर के तब तैयार होगा तो निश्चित रूप से यहाँ के जो क्षेत्रवासी हैं, जो नज़दीकी लोग हैं, उनको रुड़की जाने में बहुत ही आसानी होगी। लंबाई कितनी है विधायक जी इस मार्ग? इस मार्ग की लगभग मिला करके 3 से 3.5 किलोमीटर के आसपास लंबाई है। लागत कितनी है? लागत 2.25 करोड़ के आसपास है। क्या मानते हैं इस मार्ग के बनने के बाद? देखिए, सड़कों का मैं मानता हूँ सबको लाभ मिलता है। अब अगर आपको तुरंत रुड़की जाना है तो मैं मानता हूँ जहाँ हम लोग खड़े हैं मुश्किल से 5 मिनट का रास्ता रुड़की रेलवे स्टेशन का हो जाएगा। इंटरलॉकिंग का सीसी है क्या? ये आपका BMSTBC रोड बनेगा। तो देवभूमि के इस खास बुलेटिन में खबरों का सफर यहीं तक। बुलेटिन के उस पार ताज़ा अपडेट्स के लिए देखते रहिए न्यूज़ इंडिया, क्योंकि हम हैं राष्ट्र की आवाज़। नमस्कार।